ये नहीं मान लीजिएगा कि मैं नृत्य और संगीत का बहुत पाठी हूँ, थोड़ा सुन समझ लेता हूँ जनार्दन जी की सोहबत से कुछ जान पाया। सविता जी ने कहा आशीर्वचन के लिए, आशीर्वचन लायक आज तो कोई नहीं, और आगे के 30-40 वर्षों तक यदि जीवित रहा तो होगी भी नहीं। मैं सदैव अपने कोई शिक्षार्थी के रूप बैठिए मानता हूँ। यद्यपि मैं इस देश के उन बच्चों और उन नौजवानों में से हूँ जो अकाल में वृद्ध हो गया। किसी मित्र ने सुनाया था कि मुसीबतों ने समझदार बना दिया। तो जीवन में इतने सारे कष्ट झेले हैं कि अकाल में ये वृद्ध हो गया, और चिंतन जो कुछ जानकारी से ही कर सकते हैं, चीज़ों को देखने समझने की इच्छा बहुत पहले ही बलवती हो गई थी। और रजनीकांत जी और राजीव जी जिस तरह इशारा कर रहे थे कविता जी को धन्यवाद देते हुए, मैं महसूस करता हूँ कि असल में ये जो कविता जी में यह प्रवृत्ति इस उम्र में आई है, या राजीव अपनी माँ की जिस तरह से सभी भाई बहन मिलकर देखभाल करते हैं, और ऐसे कोई ये नहीं है तो देखी बात की इस दुनिया में अकेले राजीव हैं या अकेले कविता जी हैं। जिस किसी भी इस उम्र की के लोगों को बुजुर्गों के प्रति सम्मान भाव है, वस्तुतः हुआ उसका कम, और उसने जो लालन पालन पाया है उसका योगदान ज्यादा है। प्रोफेसर राजीव के घर में मैं उन दिनों इनसे मेरी मुलाकात नहीं होती थी, इनके घर में मेरा प्रवेश 42 साल पहले हो चुका था। और उन दिनों जो इनके पिताजी सुविख्यात एडवोकेट ललन वर्मा और इनकी माँ सुविख्यात कवित्री उस समय हो चुकी थी, हम लोग तो नौसिखुआ थे। और उस नौसिखिएपन में कभी शिवालिका जी ने मुझे यह अनुभव नहीं होने दिया, इनके अन्य जो बहनें थी उन सबके बीच कभी अनुभव नहीं होने दिया उस घर में कि यह किसी बाहर का सदस्य है, दूसरे परिवार से आया हुआ व्यक्ति है। मैं प्रायः ISC में पढ़ता था उन दिनों। यह सब जो परिवार बोध होता है, और राजीव जिस संयुक्त परिवार की बात बता रहे थे, और रजनीकांत जी जब पीढ़ी के द्वंद्व की बात कर रहे थे, जनरेशन गैप की, राजीव ने भी कहा कि आजकल तो 2 भाइयों में और भाई बहनों में भी पीढ़ी का द्वंद्व हो रहा है। रजनीकांत जी ने इशारा किया कि आने वाला समय हमारे देश का बुजुर्गों का समय होगा, अभी युवाओं का समय है। मित्र, मैं एक बार फिर से आपको सोचने के लिए निवेदन करता हूँ, असल में हमारा देश पिछुलगों का देश है। पिछड़ेपन के कारण हमें सुना दिया जाता है और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। आजकल के सभी परिवार में देखते होंगे कि हमारा बचपन जो बीता है उसमें परिवार में कोई एक ही व्यक्ति नौकरी करते थे, यदि करते थे तो वैसे तो संयुक्त परिवार था, बोध की कमी ही नहीं होती थी। माँ बेचारी तरसती रहती थी कि मेरा बच्चा मेरे गोद में आए। तो बच्चे को जिस तरह का लालन पालन बचपन से मिलता गया, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, राजीव अपने बचपन को याद करें, आप सबकी याद करें। मुझे केवल बचपन में या किशोरावस्था में केवल अपने माँ पिता का डर नहीं होता था, सड़क पर चलते थे तो पूरे गांव का डर होता था कि कोई अवांछित हरकत कर ले, अमुक काका देख रहे हैं, अमुक भैया देख रहे हैं, वे या तो खुद थप्पड़ लगा देंगे और उस बात को मेरे माता पिता को जाकर कहेंगे कि मुझे उन्होंने पीटा है, तो
तो 4 थप्पड़ और लग जाए। आजकल स्कूल में शिक्षक किसी बच्चे को डांट दें तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है या कोर्ट से नोटिस चली जाती है शिक्षक की। ये इस सब के जो दिग्भ्रांत समय के दिग्भ्रांत चेतना में हम लोग जी रहे हैं, इन सब चीज से निवृत्ति पाने के लिए और इस सब से मुक्त होने के लिए हमारे इतिहास में पर्याप्त साधन है। आप सब इतिहास के विद्वान के सामने इतिहास की चर्चा करना तो मामा आगे मामा की बात करना है, पर गलती होगा तो होगी तो बाद में राजी मुझे सुधार देंगे। आप ययाति का नाम आप सबने जरूर सुना, जिन्होंने अपने बेटे की युवाई अपने लिए मांगी। आप सबने भीष्म देवव्रत का नाम सुना होगा, जो बाद में भीष्म के नाम से विख्यात हुए। उनके पिताजी शांतनु बुढ़ा कुशल, एक वंश का जो पूरा का पूरा नाश हुआ, उसमें उसके सबसे बड़े जिम्मेदार शांतनु। उन्होंने भीष्म से न एक प्रतिज्ञा करवाई होगी, न ये पूरा यह सब हुआ होगा, पर एक अच्छी बात हुई ययाति के करने से भी और भीष्म के करने से भी, शांतनु के करने से भी, कि हमारे सामने ऐसी घटनाओं का ऐसा दृष्टांत है जिससे हम चाहें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। हम तुलसीदास को पढ़कर, वाल्मीकि को पढ़कर बहुत कुछ पा सकते हैं, मगर बाद के जो जब स्वातंत्र्योत्तर काल में हमारी सरकारें आई